दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो चूँकि हम आपको पर्यावरण अध्ययन जो सीटेट के लिए हमने स्टार्ट किया था ईवीएस का, तो उन्हीं के लिए हम नेक्स्ट जो कड़ी है वो लेके आए हैं। तो इससे पहले आप पहला पार्ट जाकर आप वीडियो में देख ले जाकर प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो में, या हम उसका लिंक दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी क्लिक कर सकते हो। तो आप पहला पार्ट वहां से देख ले और ये दूसरा पार्ट है। और जैसा कि हमने होमवर्क क्वेश्चन हम पूछते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा होमवर्क क्वेश्चन होता है। तो बहुत से हमारे जो व्यूअर्स थे उन्होंने इसका आंसर दिया है। उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनको बोलना चाहता हूँ कि आप तैयारी की सही दिशा में जा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी वीडियो को पूरा देख रहा है, समझ लो वो क्या है, अपनी तैयारी की सही दिशा में जा रहा है। तो जो भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आपको जवाब है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और उसका नाम फिर हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपका जो नाम है वो पब्लिश करेंगे, वीडियो में आपका नाम बोला जाएगा। तो हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भौगोलिक अध्ययन में कितने प्रकार के पर्यावरण शामिल हैं। तो कितने प्रकार के हैं? 2। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी 2 प्रकार के पर्यावरण भौगोलिक अध्ययन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां क्वेश्चन। ये दूसरे पार्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है और वैसे 21वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मृतजीवी जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर, पशुओं पर, मृत एवं अपघटित पदार्थों पर, या अकार्बनिक पदार्थों पर। 4 ऑप्शन है। पेन कॉपी लेके बैठिए, जो तैयारी पहले कर चुके हैं कई बार, तो वो अपना पेन कॉपी लेके बैठिए, आंसर दीजिए। और जो पहली बार फ्रेश है वो भी पेन कॉपी लेके बैठ के नोट कर सकते हैं, या एक बार हमारे साथ वीडियो को देखिए और एक बार फिर से दोबारा से आप वीडियो को देखें तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मृत एवं अपघटित पदार्थों पर। तो जो मृत जीवी है वो ज़्यादातर किस पर निर्भर रहते हैं? या तो मृत होते हैं, पदार्थ होते हैं, जीव जंतु होते हैं, या अपघटित पदार्थ होते हैं, उन पे ही ये ज़्यादातर कंसंट्रेटेड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष है। पूछा आपसे, शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष है, क्या है? जैविक कारक, एक ही खाद्य श्रृंखला, जैविक व अजैविक कारक दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष क्या है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जैविक कारक। ये क्या है? जैविक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन। वे जीव जो अपना आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी, सर्वाहारी, मांसाहारी। वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? परजीवी, मृतजीवी, सर्वाहारी या मांसाहारी। तो क्या है इसका आंसर? अपना आंसर लिख लो और फिर आंसर के साथ मिलान करो, वो कहलाते हैं परजीवी। यानी जो जीव अपने आहार के लिए या भोजन के लिए या अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परजीवी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां क्वेश्चन। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक या मांस। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा लाइकेन। तो वन के जो पेड़ होते हैं उनकी जो छालों पर होते हैं क्या होते हैं? उनको क्या बोलते हैं? लाइकेन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो क्या है इसका आंसर? फटाफट नोट कर लो और फिर मिलान करो। ऑक्सीजन, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन या उपरोक्त सभी? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी आवश्यक है इनमें से? CO2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है? आवश्यक है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा 27वां क्वेश्चन। पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? ये पर्णहरित है, हरिम नहीं है, ये पर्णहरित है। तो पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम या सल्फर? तो इनमें से कौन सा पाया जाता है इनमें? तो इसका आंसर है वो नोट कीजिएगा, आंसर है मैग्नीशियम। तो पर्णहरित में कौन सा पाया जाता है? मैग्नीशियम। और ये सिंबल होते हैं, Ca से क्या बनता है? कैल्शियम बनता है। नोट कर लो जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। Fe किसके लिए युक्त होता है? आयरन के लिए, लोहे के लिए। Mg आपका किसके लिए? मैग्नीशियम के लिए। और S आपका सल्फर के लिए। क्लियर है? जिसको कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। तो पर्णहरित में मैग्नीशियम पाया जाता है यानी Mg। नेक्स्ट है D। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण या उपरोक्त सभी? बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन सुन लीजिएगा दोबारा से। पहला है कार्बोहाइड्रोलाइसिस, दूसरा है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी बोलेंगे। तो नोट कर लिया, उम्मीद किया है कर लिया होगा। और अब मिलान कर लेते हैं आंसर का। तो उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। देखिए ध्यान से कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का अवशोषण होता है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चनों को कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का अवशोषण होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जल वाष्प? तो इसका जो ऑप्शन है देखते हैं क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका CO2। CO2 किसके लिए प्रयुक्त? और ये देखो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कुछ। ये नाइट्रोजन N2 ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये 2 नीचे आएगा। ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। नोट कर लो इसको। N2 क्या है? नाइट्रोजन गैस। और CO2 को कैसे लिखेंगे? CO और 2 ये O के नीचे लगेगा, यानी इसमें कार्बन की मात्रा 1 है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 2 है। तो ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये है आपकी O2। O2 को ऐसे लिखेंगे, ये है आपकी ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? ये क्या है? नाइट्रोजन गैस। ये क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और O2 ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि क्लियर है तो फिर भी कुछ कमी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजिए, हम आपकी जो समस्या है उसका जो ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप से क्या कहते हैं? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप से क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन उसको हम जीवमंडल कहते हैं, दूसरा ऑप्शन उसको प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं, तीसरा ऑप्शन उसको बायोम कहते हैं, चौथा ऑप्शन उसको क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप से क्या कहते हैं? तो मिलान कीजिए उत्तर का। जीवमंडल। क्या कहते हैं उसको? जीवमंडल। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिक तंत्र को वृहद रूप से जीवमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवमंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ 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 वो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे मित्रों, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे यदि पसंद आ रही है तो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है।
और वीडियो को लाइक के साथ शेयर, और जो नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका भी मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बता चुका हूं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई पैसा नहीं लगता। तो नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? पौंड, एस्चुअरी, धारा या लैगून। तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका पौंड नहीं है, बाकी सब क्या है आपके लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रभावित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है? यानी एक तरफ फ्लो प्रवाहित का मतलब फ्लो। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रवाहित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है? एक दिशा में जिसका फ्लो होता हो वो कौन सा है? प्रकाश, दूसरा ऊर्जा, तीसरा जल, और चौथा आपका जैव भार। आपको बिल्कुल सोच समझ के इसका आंसर देना है। यदि आपने थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपका आंसर फटाक देसी गलत हो सकता है। और फटाक दे से जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक भी ठोक दे, हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रवाहित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा इसका? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33वां क्वेश्चन, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा, जल जीवशाला द्वारा। कहता है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है मत्स्य पालन टंकी द्वारा, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है कृषि भूमि द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया है चिड़ियाघर द्वारा, चौथा ऑप्शन दिया गया है जल जीवशाला द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कृषि भूमि द्वारा। तो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कृषि भूमि द्वारा निरूपित किया जाता है। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए इसी प्रकार। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पर। बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम में आए मिलेंगे ये क्वेश्चन। बिल्कुल आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना है और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखना है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। यदि मेहनत करोगे, पूरा वीडियो देखोगे, इनको लिखोगे, कॉपी में नोट्स बनाओगे, या वीडियो को बार बार, जो नोट्स नहीं बना सकते वो वीडियो को दो कम से कम 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो आपका क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन, विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र, एक्यूमेन, एमडीसी या उपरोक्त सभी। विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है कहलाता है, उसको बोलते हैं एक्यूमेन। क्या बोलते हैं? देखो क्या पूछा गया है, ध्यान से आंसर देना कि पूछा क्या गया है। कई बार तो हम इसी में गलती कर जाते हैं कि क्वेश्चन पूछ कुछ और रख जाता है पूछने वाला, और हम अपना दिमाग कहीं उसको कंसंट्रेट नहीं रख पाते और हम कुछ और आंसर अपने हिसाब से दे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया गया है? किस पारिस्थितिकी तंत्र में घास को शामिल किया गया है? समुद्री, स्वच्छ जल, स्थलीय या कृत्रिम? घास भूमि को किस पारिस्थितिक तंत्र में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन समुद्री, दूसरा ऑप्शन स्वच्छ जल, तीसरा ऑप्शन स्थलीय, चौथा ऑप्शन कृत्रिम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थलीय। तो घास भूमि को स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36वां क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार क्या है। समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, मछली या समुद्री पक्षी? बिल्कुल ध्यान से एक बार फिर देखिए, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है,
लेकिन आजकल आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन हार्ड ही पूछे जा रहे हैं। सभी जितने भी बोर्ड हैं जो सीटेट लेते हैं, एस्टेट लेते हैं या जो भी है, कि समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, मछली या समुद्री पक्षी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका फाइटोप्लैंक्टन। समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? फाइटोप्लैंक्टन में। तो फाइटोप्लैंक्टन आपका में क्या होता है कि समुद्री परितंत्र का जो वर्ग है फाइटोप्लैंक्टन में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है। फाइटोप्लैंक्टन से याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन। हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृष्टि से नष्ट हुआ है, वर्दी से नष्ट हुआ है? कि जो हुसैन सागर झील है, ठीक है, वो किस जीव की वर्दी से नष्ट हुई है? लेमना, हाइड्रेला, मगरमच्छ या जलकुंभी? देखो ये काफ़ी एक समस्या है कि जो हैदराबाद में हुसैन सागर झील है, तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि हुसैन सागर झील कहाँ है, तो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। तो इस बात को भी याद रखोगे। फिर इसी में क्वेश्चन बनता है कि वहाँ किस जीव की वर्दी से वो जो हुसैन सागर झील है वो नष्ट हुई है? तो ये आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को अच्छे से देख लो, उसके बाद आंसर दे दो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? जलकुंभी। तो हैदराबाद में जो हुसैन सागर झील है उसमें जलकुंभी की वृद्धि की वजह से वो जो झील है वो पूर्णतः नष्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कड़ी में। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 38। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है स्वनियंत्रित, कृत्रिम परितंत्र, जलीय व वायु परितंत्र? तो अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र है वो किस प्रकार का परितंत्र होता है? ऑप्शन पहला है स्वनियंत्रित परितंत्र, ऑप्शन दूसरा है कृत्रिम परितंत्र, ऑप्शन तीसरा है जलीय परितंत्र, ऑप्शन चौथा है आपका वायु परितंत्र। तो इसका आंसर है, देख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कृत्रिम परितंत्र। तो अंतरिक्ष यान में जो परितंत्र बनाया जाता है वो किस प्रकार का होता है? कृत्रिम परितंत्र बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? कृत्रिम परितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39वां क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? 4 आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा परितंत्र आपका क्या है, आपका किस प्रकार का है? प्राकृतिक है। पहला है गेहूं का खेत, आम के बाग, घास के स्थल या एक्वेरियम? कौन सा आप इन चारों में से बताना है? गेहूं के खेत, आम के बाग, घास के स्थल या एक्वेरियम आपका प्राकृतिक परितंत्र है। नोट कर लो फटाफट इसका आंसर। तो हम इस आपके साथ इसका आंसर है वो शेयर कर रहे हैं। तो वो है घास का स्थल। आपका किस प्रकार का है? आपका प्राकृतिक परितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आज का हमारा किस प्रकार का क्वेश्चन होगा? होमवर्क क्वेश्चन होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है और वीडियो को लाइक करना है। जिन्होंने अब तक भी लाइक नहीं किया, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, क्योंकि वीडियो का लाइक करने का जो मकसद है करवाने का वो इसलिए है कि YouTube का ऐसा एल्गोरिथम है, जितनी वीडियो को लाइक या डिसलाइक मिलते हैं उतनी ज़्यादा वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच में जाती है। तो परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है कि परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ऑप्शन 1 उत्पादक व ऊर्जा, ऑप्शन 2 उपभोक्ता व खनिज चक्कर, ऑप्शन 3 उत्पादक व खनिज चक्कर, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्कर। तो परितंत्र का हृदय किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है उत्पादक व ऊर्जा, ऑप्शन दूसरा दिया गया है उपभोक्ता व खनिज चक्कर, ऑप्शन 3 दिया गया है उत्पादक व खनिज चक्कर, ऑप्शन 4 दिया गया है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्कर। हम आपके उत्तर का जो वेट करेंगे, आपके आंसर का, आपके जवाब का,
कि प्रीतंत्र का हृदय गतिक हृदय कौन सा कहलाता है। तो दोस्तों प्लीज़ एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत से इतनी बोलने के बाद भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, हद है भाई। इतना अच्छा वीडियो देने के बाद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर बनता है। और जो पहली बार आ रही हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।